और रिट हल्का सा बताया भी गया था, लेकिन कम लोग आए थे काफ़ी भाई उस दिन। तो कई दिन हो भी गया है, तो फिर से एक बार शुरुआत करनी पड़ेगी। देखिए, आप रिट जब पढ़िए तो पहला एरिया कवर कर लिया जाए। एरिया का मतलब कि आपका कौन कौन सा अनुच्छेद पढ़ना है और कहाँ कहाँ से आपको प्रावधान पढ़ने हैं रिट के बारे में। देखिए, पहले तो अनुच्छेद को कवर किया जाता है, उसके बाद रीट का मतलब, बैठे हो, रीट का मतलब देखा जाता है। फिर आपका रीटें कितने प्रकार की होती हैं और उसका क्या महत्व है। इस समय थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन भी बन रहा है आपका रीटों में, और इंटरव्यू में भी आपका पूछा जाता है। आपका दो रीटों के बारे में ज़्यादा अंतर भी पूछा जाता है, प्रोविशन और ससुरारी। तो एक एक करके देखिए, रीट को जब भी पढ़िए तो आपको कहाँ, रीट की हिंदी होती है लेख भाई। रीट की जो हिंदी होती है वह लेख होता है। तो रीट की परिभाषा हम देखेंगे कि रीट की परिभाषा कहाँ दी गई है। फिर इसकी उत्पत्ति देखना है, यानी कि ये जन्म कहाँ से इसका हुआ। फिर इंग्लैंड का सम्राट के बारे में देखना है। फिर आपका चांसरी न्यायालय, चांसरी न्यायालय के बारे में देखना है। ये इंग्लैंड में इतिहास देखना है इतना। इसके बाद आपका जो भारत में पढ़ना है वह तो एक अनुच्छेद 32 पढ़ना है। इसके बाद आपका जो अनुच्छेद पढ़ा जाता है 2 to 6 हमें पढ़ना है। फिर 2 to 7 भी पढ़ना है। और इसके साथ एक और अनुच्छेद आपका 141 या 40, 139 है ना। हाँ, 139 भी पढ़ना है। इसी के साथ आपका सीआरपीसी की धारा तो अलग बताया जाएगा। सीपीसी की धारा हम 11 बताएंगे, और सीआरपीसी की जो धारा रहेगी 97। ये आपका 11 से भी क्वेश्चन बना है। और पिछली बार आपका एपीओ में और तमाम राज्यों में सीआरपीसी के सेक्शन 97 से भी क्वेश्चन बना है। और 5 जो रिटें हैं उसके बारे में भी आज थोड़ा डिटेल में देखा जाए। ये जो रीट पढ़ाई जा रहे हैं, देखिए कहाँ कहाँ काम करेगी, ये भी एक लाइन बता दिया जाए। एक तो संविधान में आएगी, आपका जो लॉ का पेपर रहता है। फिर आपका जीएस में भी पूछा जाता है, मेंस में भी आपका पूछा जाता है। और जब आप बिहार में जाएंगे परीक्षा देने, तो वहाँ एडी लॉ में, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में आपका इस रीट के बारे में क्वेश्चन उठता है। यानी कि ये आपका जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और बिहार में फिर बता दिया जाए, वहाँ तो 100 लगभग पेज में आपका किताबों में रीट के बारे में 80-100 पेज में दिया है, यानी 40-50 पन्ना पढ़ना पड़ता है। लेकिन आइए, एकदम शुरुआती दौर से बिहार में पूछा भी गया था, क्वेश्चन का मॉडल भी हम बताते रहेंगे। लेकिन आपका एकदम से इतिहास से देखा जाए, रीट जो शब्द हैं वह न तो कहीं संविधान में परिभाषित हैं और न ही आपका किसी अन्य कानून में। तो रीट का हिंदी होती है लेख, यानी कि रीट एक प्रकार का न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश है, जिसके तहत
न्यायालय किसी व्यक्ति से कोई कार्य करने या न करने का आदेश देता है। यानी कि जब न्यायालय आर्डर दे कि आप यह कार्य करिए या यह कार्य न करिए, तो हम उसी को कहेंगे सामान्यतः कि न्यायालय ने रिट जारी किया है, लेख जारी किया है। जहाँ तक इसके इतिहास की बात है, ये जो रिटें हैं इसकी उत्पत्ति पूछा जाता है। यानी कि पहला क्वेश्चन आपका कंपटीशन का ये आया कि इसका सोर्सेज पूछा जाता है कि रिट का स्रोत क्या है, या रिट कहाँ से एडाप्ट भारत में की गई है, कहाँ से ली गई है, कहाँ से प्रेरित हैं। तो अमेरिका ना मार दीजिएगा, आपका इंग्लैंड मार कर आइएगा। देखिए एक दो किताबों में, गाइडों में भाई लोग दिखाए भी थे, एक दो गाइडों में अमेरिका लिख दिया गया है कि रिट कहाँ से ली गई है। तो एक दो गाइड में ये मिलता है कि अमेरिका से, वह बिल्कुल गलत है। और रिटों की उत्पत्ति हुई इंग्लैंड में, और रिट जो ली गई है वो कहाँ से ली गई है, इंग्लैंड से। वहाँ अगर गाइड कहीं मिले आपको अमेरिका, तो काट कर क्या बना लीजिएगा, इंग्लैंड। अब ये जो रिटें हैं वह इंग्लैंड के सम्राट से विशेष रूप से जुड़ी हुई हैं। अतः इन रिटों को प्रोग्रेटिव रिट भी कहा जाता है। तो प्रोग्रेटिव रिट क्यों कहा जाता है, विशेषाधिकृत रिट क्यों कहा जाता है, तो आप ये बताएंगे कि ये रिटें इंग्लैंड के किससे स्पेशल रूप से जुड़ी हैं, सम्राट से। यानी कि वहाँ के क्राउन से, या सम्राट कहिए, राजा कहिए। तुरंत अब आपका राजा पर आ जाना है। वहाँ के राजा के बारे में कई कहावतें भी प्रसिद्ध हैं और रिट भी हम देखेंगे। पहली कहावत ये कही जाती है कि राजा मर गया और राजा चिरायु हो। यानी कि लंबे समय तक, लॉन्ग समय तक ये जीवित रहें। तो आप ये सोचेंगे कि जब राजा मर गया, तो भाई अगर आम आदमी से पूछा जाए कि इसका अर्थ बताइए, तो इसका सीधा अर्थ या वर्ड बाय वर्ड अर्थ, या आप अगर शाब्दिक निर्वचन करते हैं, तो इसका तो मतलब कोई भी कहेगा कि इंग्लैंड वाले पागल हो गए हैं, जब राजा मर गए तो लंबे समय तक जीवित कहाँ रहेंगे। लेकिन इसका भावार्थ निकालना रहता है, इसका सेंस निकालना है, ये नहीं कि शब्दों पर नहीं ध्यान देना है। इसका भावार्थ ये हुआ कि राजा का जो पार्थिव शरीर था, वह यानी कि राजा के शरीर में जो आत्मा थी वह निकल गई, लेकिन इंग्लैंड में जो राजतंत्र है, क्राउन का राज है, राजतंत्र है, वह लंबे समय तक बना रहे। यानी कि इंग्लैंड में आपका राजतंत्र लंबे समय तक बना रहे, भले ही राजा मर जाए। यानी कि राजा मर भी गया तो नया राजा आएगा और यह राजकाज क्या होगा, चलता रहेगा। तो इसका भावार्थ निकालिएगा, राजा मर गया, राजा चिरायु हो, मतलब कि राजा का पार्थिव शरीर नष्ट हुआ है, ये राजतंत्र नष्ट नहीं हुआ है, ये राजतंत्र लंबे समय तक क्या रहे, चलता रहे। अगला आपका राजा से ये जोड़ना है कि इंग्लैंड में जो क्राउन या सम्राट हैं, वह कह सकते हैं कि फाउंटेन ऑफ जस्टिस कहा जाता है। राजा को न्याय का फव्वारा या न्याय का स्रोत कहा जाता है। यानी कि जहाँ से न्याय निकलता है उसका स्रोत कौन है, राजा। तो राजा चूंकि न्याय का स्रोत है, अतः इंग्लैंड में जितने भी न्यायालय फैसला देते हैं वह राजा के अथॉरिटी से देते हैं, क्राउन के प्राधिकार से देते हैं, सम्राट के प्राधिकार से देते हैं।
अर्थात यह माना जाता है कि न्यायालयों को यह शक्ति किसने दे रखी है? सम्राट ने। अब आइए न्यायालय चला जाए, पूरा न्यायालय तो हम नहीं बता सकते, लेकिन एक न्यायालय बताया जाए, आपका चांसरी न्यायालय। अभी बिहार में पूछा भी गया था, इक्विटी में पूछा गया था, इस बार भी आया था कि इक्विटी में या साम्य में पूछा गया था कि इंग्लैंड में किस न्यायालय को साम्य न्यायालय कहा जाता था, तो वह न्यायालय था चांसरी न्यायालय। रट कर जाइएगा किस न्यायालय को। अब चांसरी न्यायालय समाप्त हो गया, वो भी कानून पूछा गया था 1873 और 1875, वो अलग बात है, उतना हमें इतिहास में नहीं जाना है। तो चांसरी न्यायालय जहां कानून नहीं था या जहां कानून में कमी थी, उन मामलों में कानून से बाहर जाकर जस्टिस के आधार पर, इक्विटी के आधार पर, गुड कंसेंस के आधार पर, नेचुरल जस्टिस के आधार पर निर्णय देता था। और लेकिन कानून से कहाँ जाकर? बाहर। तो राजा ने सर्वप्रथम जो लेख या रिट जारी करने का अधिकार दिया था, वह किस न्यायालय को दिया था? चांसरी। यानी कि चांसरी न्यायालय में राजा के परम भक्त बैठते थे, चांसलरों की नियुक्ति राजा ही करते थे और उनको ज़्यादा पावर भी दिए थे। और उसी कोर्ट को सर्वप्रथम इंग्लैंड के सम्राट ने ये अधिकार दिया कि आप रिट जारी कर सकते हैं। तो यहाँ भी आपका क्वेश्चन बना है कि सबसे पहले किस रिट को इशू करने का राइट आपका राजा ने चांसरी न्यायालय को दिया, यानी कि सबसे एंशियंट रिट कौन है? दूसरा क्वेश्चन चल रहा है, तीसरा ये। तो सबसे प्राचीन रिट है हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण। याद रखिए, सबसे प्राचीन रिट कौन है? तो हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण। रट कर जाएगा इस क्वेश्चन को, आगे हम बताएंगे अभी डिटेल में। तत्पश्चात आपका धीरे धीरे अन्य न्यायालयों को और अन्य रिटों को भी जारी करने का राइट राजा ने न्यायालयों को दिया और स्थापित हो गई रिटें इंग्लैंड में। अब इंग्लैंड के इतिहास के बाद आपका भारत में इतिहास देखना है, फिर भारत में अनुच्छेद देखना है, और तब आपका पांचों रिटें शुरू करनी है। भारत में अब आ जाइए। जहाँ तक भारत की बात है, जो आधुनिक न्यायालय दिख रहे हैं, ये सही बात है कि ये अंग्रेजों की ही देन है। यानी कि किसकी देन है? अंग्रेजों की। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम कलकत्ता में 1774 ईस्वी में, यानी कि 1774, 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की और मुख्य न्यायाधीश थे लॉर्ड एलिजा इम्पे। रट कर जाइएगा। आपका सुप्रीम कोर्ट को सर्वप्रथम रिट जारी करने की अधिकारिता दी गई। यानी कि जो 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय कलकत्ते में स्थापित हुआ, उसको रिट जारी करने की क्या दी गई? शक्ति दी गई इंग्लैंड के सम्राट द्वारा, क्योंकि इंग्लैंड से ही शासित होते थे न्यायालय। चलता रहा, समय गुजरा, 1862 आ गया, 1862 आ गया और 1862 में उच्चतम न्यायालय को समाप्त कर दिया गया और 3 शहरों में उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट को स्थापित किया गया, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास। यानी कि 3 प्रेसिडेंसी नगरों में आपका उच्च न्यायालय बनाए गए। कहाँ कहाँ?
तो मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में, और इन उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति दी गई। तत्पश्चात अन्य उच्च न्यायालय भी गठित होते रहे। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट पूछा जाता है 1866 में, पिछली बार जेस में आया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना किस ईयर में हुई, तो 1866 में। फिर पटना हाई कोर्ट का वहाँ इंटरव्यू में पूछा गया था। पटना हाई कोर्ट 1916 में बना, 1916 में। चलता रहा हाई कोर्ट, चलता रहा, कई हाई कोर्ट कई राज्यों में बन गए। अब आपका आता है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 में ये व्यवस्था की गई थी कि भारत में उच्च न्यायालय तो बने ही रहेंगे, लेकिन पूरे भारत के लिए एक न्यायालय बनाया जाएगा जिसे फेडरल कोर्ट या संघीय न्यायालय कहा जाएगा। यानी कि पूरे भारत के लिए एक कोर्ट बनेगा और उस कोर्ट को क्या कहा जाएगा, फेडरल कोर्ट या संघीय न्यायालय। तो 1937 ईस्वी में, सन याद रखिए, आपका दिल्ली में एक फेडरल कोर्ट या संघीय न्यायालय की स्थापना की गई जो पूरे भारत के मामलों को देखता था। यानी कि संघीय न्यायालय गठित हो गया। अब आगे बढ़िए। इस संघीय न्यायालय को भी इंग्लैंड के सम्राट द्वारा आपका रिट जारी करने की शक्ति दी गई। चलता रहा मामला, चलता रहा, भारत आज़ाद हो गया, हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया और 28 जनवरी 1950 को, यानी कि 28 जनवरी 1950 को हमने अपना उच्चतम न्यायालय बनाया, सुप्रीम कोर्ट बना लिया और फेडरल न्यायालय को समाप्त कर दिया गया। हाई कोर्ट बने रहे, लेकिन किस कोर्ट को समाप्त कर दिया गया, फेडरल कोर्ट को, और उसकी जगह कौन स्थापित किया गया, सुप्रीम कोर्ट। तारीख याद रखिएगा, कई बार पूछा है, 28 जनवरी 1950। अब वर्तमान में जो हमारे यहाँ न्यायालय हैं, एक सुप्रीम कोर्ट है, राज्यों में हाई कोर्ट हैं, फिर जिलों में सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं, अधीनस्थ न्यायालय। अब इसको हमें अब रिट को कॉन्स्टिट्यूशन में देखना है। अब आइए एक एक करके अब संविधान में जो रिटों का प्रावधान है वो देखा जाए। संविधान में जब आप पढ़िएगा तो सबसे पहले 32 हम बताते हैं, और इसमें आपका एक बार देखिए तो 32 का एक तो 1 पढ़ना है, फिर 2 अन्य न्यायालय को दे सकती है 3 में है, खंड की 2 में। एक बार खंड देखिए 3 है कि 4, अन्य कोर्ट का देखिए कॉन्सेप्ट बनाइए। आपका आर्टिकल 32 तो अलग से पढ़ाया जाता है, लेकिन अभी आपका 2-4 मिनट प्रयास करिए कि कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। भारत में जो रिट या लेख जारी करने का पावर दिया गया है, शक्ति दी गई है, हमारा संविधान केवल और केवल यह शक्ति 2 न्यायालयों को देता है, एक उच्चतम न्यायालय और दूसरा उच्च न्यायालय, यानी कि एक सुप्रीम कोर्ट और दूसरा हाई कोर्ट। यानी कि अगला क्वेश्चन भी सामान्य बन सकता है कि भारत में किस न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है, तो केवल 2 न्यायालय मार कराइएगा, एक सुप्रीम कोर्ट और दूसरा कौन, हाई कोर्ट। अब आइए उच्चतम न्यायालय को जो रिट जारी करने की शक्ति दी गई है वह मूल रूप से आर्टिकल 32 के तहत दी गई है। पहला नियम, आर्टिकल 32
कि जो विशेषता देखी जाए भाई, इसकी 4-5 विशेषताएं देखिए अच्छे से। बेयर एक्ट बाद में बताया जाएगा, अभी बेयर एक्ट शुरू नहीं हुआ। अभी सामान्य बातों में ही एक लेक्चर लग जाता है, 3 लेक्चर कम से कम रीट में लगेगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण भी है। एक छोटी छोटी बातें जो है वो भी गौर से समझनी है पांचों रीटों की। अनुच्छेद अगर हम 32 पर गौर करें तो अनुच्छेद 32 का पहला नियम ये है कि यह अनुच्छेद स्वयं में एक फंडामेंटल राइट है। यानी कि यह अनुच्छेद स्वयं में एक मूल अधिकार है। ये पीसीएसजे में भी आया है और आईएएस में भी पूछा गया है। यानी कि अनुच्छेद 32 आपका स्वयं में मूल अधिकार इसलिए है कि फंडामेंटल राइट हमारे संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं। यानी कि अनुच्छेद 12 से लेकर जो 35 तक में मूल अधिकार दिए गए हैं, उन्हीं मूल अधिकारों में कौन सा आर्टिकल है? 32 उसी बीच में है कि बाहर है? तो ये भी क्या हो गया? मूल अधिकार। अब पूछे कि अनुच्छेद 32 है, विधिक अधिकार, मूल अधिकार, संवैधानिक अधिकार, इनमें से कोई नहीं। तो संवैधानिक होते हुए भी चूंकि भाग 3 में है, तो क्या वरीयता देंगे? फंडामेंटल राइट। दूसरा क्वेश्चन आइए, अब 5-6 नियम निकालना है यहाँ, ये नहीं कि आपका एक नियम नहीं। दूसरा नियम आपको ये निकालना है कि इंटरव्यू में बिहार में भी कई लोग नहीं जानते थे इसको। अभी इंटरव्यू का 10 दिन क्लास चला था, अभी डेट आएगी तो फिर पढ़ाया जाएगा। हुआ कि भाई कितना लंबा पढ़ाया जाए, 10 दिन में हजारों क्वेश्चन बताए गए। अब डेट आने दीजिए तो फिर 1 हफ्ता 10 दिन और पढ़ाया जाएगा। तो उसमें आपका ये पूछा गया था कि कौन सा अनुच्छेद प्रोसीजरल है या प्रक्रियात्मक है, यानी कि कोर्ट में जाएंगे कैसे ये बताता है। तो 2 ही अनुच्छेद हैं आपका, आर्टिकल 32 और 226। भाई ये कैसा है? प्रोसीजरल, यानी कि प्रक्रियात्मक है। अगला ये अनुच्छेद 32 की अगली विशेषता ये है कि अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। और ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट है। ये क्या है? अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकार। अगला अनुच्छेद 32 पर आया कि कोई भी कानून बनाकर, याद रखिएगा कॉन्ट्रैक्ट में भी जोड़ना है, कोई भी कानून बनाकर आर्टिकल 32 के पर को कतरा नहीं जा सकता। पर को कतरा नहीं जा सकता, यानी कि इसकी अधिकारता को, इसकी सीमा को संसद में पावर नहीं है कि कानून बनाकर क्या कर दे? कम कर दे। अगर कोई व्यक्ति मूल अधिकारों के हनन होने पर अगर किसी को कोर्ट में जाने से रोकता है, तो वह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहा जाएगा, न्यायालय की अवमानना मानी जाएगी। और मूल अधिकारों के लिए आपका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाने से रोकने का जो करार होगा, एग्रीमेंट होगा, बताया गया था कल हल्का सा, या जो समझौता होगा वह बातिल होगा, अर्थात शून्य होगा, अर्थात कह सकते हैं कि वार्ड होगा। उस करार का कोई मतलब। तो कौन सा आपका कॉन्ट्रैक्ट में भी जाना है? संविदा अधिनियम की कौन सी धारा ये बताती हैं कि ऐसा करार शून्य होगा जो कोर्ट में जाने से रोके? तो वह 28 याद रखिएगा कौन सा है आपका? 28 की भी विशेषता कॉन्ट्रैक्ट अब शुरू होगा तो बताया जाएगा। 28 का महत्वपूर्ण पहलू ये है कि ये आपका पिछली बार यूपी जे में भी पूछा गया और आपका सौभाग्य कहिए कि बिहार में भी आ गया।
यूपीजे में आपका पूछा गया कि कौन सी धारा प्रतिस्थापित है संविधान नियम की, तो 28। और सन पूछ लिया गया बिहार में, तो 1997। फिर आपका 2013 में भी वो हुआ है संशोधन, वो बताया जाएगा। संविधान नियम में भूमिका में ही ये बातें हम बता देते हैं, तो भूमिका 1-2 दिन लगेगा। तो ये सामान्य बातें किस में बता दी जाती हैं, आपका भूमिका में। आगे देखा जाए अनुच्छेद 32, अभी 2-3 पॉइंट और तब शुरू किया जाए इसको। यूबी जस आईबी रेमेडियम के सिद्धांत पर आधारित है। फिर आइए अब अपकृत में हल्का सा जाना पड़ेगा। यूबी जस आईबी रेमेडियम, यानी कि जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है। अर्थात यदि वादी के पास कोई अधिकार है, उस अधिकार में खलल डाला जाता है, तो वादी को हर हाल में अपने अधिकार की रक्षा करने के लिए कुछ न कुछ उपाय होना चाहिए। और वह उपाय कौन देता है? 32। कल्पना एक करिए तो, अगर 32 नहीं रहता तो क्या होता? एक कल्पना करना है। होता ये कि राज्य लोगों के मूल अधिकार का वायलेशन करता और लोग छटपटा के रह जाते, क्योंकि कहीं मूल अधिकारों को राज्य को रोकने का कोई आपका तरीका नहीं होता। तो इसीलिए आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा, और कहा कि अगर ये अनुच्छेद न रहे तो मूल अधिकार बेकार हो जाएंगे, उसका कोई महत्व नहीं होगा, और लोग लेकर क्या बजाएंगे? हमारी भाषा में घंटी बजाएंगे। जैसे चुनाव बाद अब घंटी बजनी शुरू हो गई, तो चुनाव बीत गया तो अब क्या बजाएंगे लोग? भाई देखिए घंटी कैसे बज रही है। तेल का दाम बढ़ गया, गैस का दाम बढ़ गया, अभी फिर बढ़ेगा। आपका कितना बढ़ेगा कोई भरोसा नहीं। भाई गैस के दाम इधर आपका 200-250 बढ़ गए, तो यानी कि फ्री का चंदन बांटते रहिए गरीबों को, गरीबों का वोट लेते रहिए, और इधर सिलेंडर का दाम, तेल का दाम आसमान छूता रहे। भाई इसका ये है कि अगर आप फ्री में, यानी कि किसानों से आपने पैसा दिया, किसानों को आपने अन्न खरीदा, और उस अन्न को गरीबों माने फ्री में बांट रहे हैं 80 करोड़ लोगों को, तो जो फ्री में बांट रहे हैं पैसा तो आया नहीं, तो वह पैसा कहाँ से आएगा? तो टैक्स बढ़ा दीजिए, गैस बढ़ा दीजिए, इत्यादि बढ़ा दीजिए, तभी तो पैसा आएगा। कहाँ से आएगा? वो तो अलग बात है। आगे बढ़ा जाए तो ये क्वेश्चन आपका इसके पहले वाले बिहार जे में बना था कि किसने आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा। अब अगला पॉइंट आइए, अनुच्छेद 32 के तहत आप कहाँ रिट जारी करने की मांग किससे करते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट से करते हैं, याचिका या पिटीशन दायर करके। यानी कि अनुच्छेद 32 आप किसके लिए केवल बना है? सभी कोर्ट के लिए नहीं, किसके लिए? सुप्रीम कोर्ट। जो अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय जो रिट जारी करता है, वह किस अधिकार की रक्षा के लिए? विधिक अधिकार कि आपका कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए, यानी कि फंडामेंटल राइट के लिए। तो सतर्क यहाँ रहना है। आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय केवल और केवल फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकारों के मामले में ही कोई आदेश दे सकता है, निर्देश दे सकता है, या 5 रिटों में से जो भी रिटें उचित हो जारी कर सकता है। तो आर्टिकल 32 का एरिया क्या हो गया? सीमित। तो केवल किस उद्देश्य के लिए आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय
रिट जारी कर सकता है, तो सभी उद्देश्य न मार दीजिएगा, केवल किस उद्देश्य के लिए? फंडामेंटल राइट। अब देखिए क्या दे सकता है ऑप्शन, फंडामेंटल राइट, फिर दे देगा अदर पर्पज, दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो दोनों न मार कर आइए, केवल और केवल क्या? मूल अधिकार। आगे बढ़िए। अब ये जो रिट जारी करने की क्षमता सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकार के मामले में आर्टिकल 32 के तहत दी गई है, अब क्या आपका इसे और किसी न्यायालय को दिया जा सकता है कि नहीं, उस पर हम विचार करें। उस पर विचार अच्छे से करना है। एचजेएस में भी क्वेश्चन बन चुका है। देखिए आपका इसके लिए अनुच्छेद 32 का खंड 3 काम करेगा। अच्छा क्वेश्चन बनता है इस पर। अनुच्छेद 32 के खंड 2 के तहत बताया जाएगा डिटेल में, वो तो एक एक शब्द को तोड़ना है, समय लगेगा, यहाँ तो अभी भूमिका चल रही है। अनुच्छेद 32 के क्लास 3 पर गौर करिए कि जो उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकार के मामले में रिट जारी करने का जो पावर दिया गया है, यह पावर किसी अन्य न्यायालय को भी दिया जा सकता है। तो यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि आखिर अन्य न्यायालयों को कैसे दिया जा सकता है? तो पहला दे देगा कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा दे सकता है, दूसरा दे देगा कि सुप्रीम कोर्ट दे सकता है पावर निचले न्यायालयों को, और तीसरा दे सकता है कि संसद क्या बनाकर, विधि बनाकर। तो सतर्क रहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, यहाँ गलती होने का पूरा चांस रहता है। 90% लोग गलत करके आते हैं, तो आपका न तो राष्ट्रपति मारना है, न ही आपका कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट मारना है, बल्कि मारना क्या है? आप संसद, यानी कि संसद ला बनाकर उच्चतम न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय को मूल अधिकारों के मामले में रिट जारी करने की शक्ति दे सकती है। कौन दे सकती है? संसद, क्या बनाकर? कानून। लेकिन भले संसद, फिर एक बार याद रखिए, भले संसद किसी अन्य न्यायालय को ये पावर प्रदान करे, लेकिन उस पावर का उच्चतम न्यायालय की शक्ति पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि भले आप अन्य न्यायालय को दीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की शक्ति बरकरार रहेगी कि कम कर देंगे? बरकरार रहेगी, कम नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन ये बन सकता है अगला कि संसद ने कौन सा कानून पारित करके किसी अन्य न्यायालय को मूल अधिकार के मामले में रिट जारी करने का पावर दे रखा है? तो आपका जवाब रहेगा आज तक संसद ने कोई कानून नहीं बनाया। ये नहीं कि बनवा दीजिएगा, कई लोग जबरदस्ती कानून बनवा देंगे, कोई दे देगा इधर उधर कानून का नाम। आज तक संसद ने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया है। ये तो आर्टिकल 32 रहा। अब अगला रिट में देखिए भाई, जैसे ही आप अब 32 पढ़े हैं तो 139 भी तुरंत पढ़ लिया जाए। अनुच्छेद 139 ये बताता है कि संसद अगर चाहें तो उच्चतम न्यायालय को अन्य मामलों में भी रिट जारी करने की शक्ति दे सकती हैं, विधि बनाकर। अब यहाँ फिर एक बार बैक होना है 32 पर। 32 के तहत केवल किन मामलों के लिए उच्चतम न्यायालय रिट जारी कर सकता है? तो केवल फंडामेंटल राइट के मामले में। तो क्या अन्य मामलों में उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति दी जा सकती है कि नहीं? तो आप कहेंगे दी जा सकती हैं। तो कौन दे सकता है? संसद, क्या बनाकर? कानून। किस अनुच्छेद में ये स्पष्ट लिखा गया है? तो कौन सा आर्टिकल रहा? 139।
ये भी निपट गया अनुच्छेद। अब फिर बैक हो ये इधर थोड़ा आपका रिट में, अभी पढ़ाना भी है 226 भाई, बेरेक्ट भी। अब 226 और 227 को कवर किया जाए। 226 में उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की अधिकारिता दी गई है। जो 226 की भाषा है वह आपका ये है कि उच्च न्यायालय फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार के भी हनन होने पर, यानी कि मौलिक अधिकार के मामले में और अदर पर्पज या अदर ऑब्जेक्ट या अन्य प्रयोजनों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। यही क्वेश्चन बनता है कि उच्च न्यायालय किन मामलों में रिट जारी कर सकता है। केवल मौलिक अधिकार के मामले में, अन्य प्रयोजनों के मामले में, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मार्क कराएंगे? दोनों। तो बताइए रिट जारी करने का विषय वस्तु, इंटरव्यू का क्वेश्चन, किसका नैरो है और किसका वाइड है, किसका सीमित है और किसका व्यापक? हाई कोर्ट का वाइड है और सुप्रीम कोर्ट का। फिर पूछेगा कैसे आप कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का कम है, हाई कोर्ट का ज़्यादा? तो तुरंत अटैक करना है कि उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकार के मामले में रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट मूल अधिकार के साथ साथ अन्य उद्देश्यों के लिए। अब अन्य उद्देश्य बताइएगा, ये नहीं कि विधि का अधिकार कह दीजिएगा। जो बेयर एक्ट में लिखा है उसी को पहले वरीयता लेकिन क्षेत्रीय विस्तार आपका आर्टिकल 32 का ज़्यादा है, पूरे देश के लिए है, और हाई कोर्ट सामान्यतः उस राज्य के लिए। ठीक है, विषय बस। अब अगला देखिए 227 में ये है कि जितने उस राज्य में ट्रिब्यूनल हैं, न्यायाधिकरण, और जितने सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं, सब पर सुपरविजन करता है हाई कोर्ट। और इसमें आपका दो रीटें काम करती हैं, वह है ससुरारी और प्रोविशन, यानी कि उत्प्रेषण और प्रतिषेध। क्योंकि ये दोनों रीटें न्यायिक रीटें हैं और अधीनस्थ न्यायालयों को ही क्या होती हैं? जारी। तो आपका इस प्रकार एक जो भूमिका थी कि भारत में क्या नियम है, एक लाइन और तब रीट शुरू किया जाए। एक क्वेश्चन और बनता है रीट में कि ये जो आपका रीट है, क्या कोई उच्च न्यायालय दूसरे राज्य के लिए रीट जारी कर सकता है कि नहीं? तो आपका जवाब रहेगा कि कर सकता है, यदि उस दूसरे राज्य में, माने अगर उस उच्च न्यायालय के अधिकारिता के अंतर्गत काज ऑफ एक्शन यानी कि वाद हेतु पूर्ण रूप से, यानी कि आपका पूर्णतः या भागतः उत्पन्न हुआ हो। एक उदाहरण देखिए, इसको तो अलग बताया जाएगा। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, बिहार में बना भी है, थोड़ा अच्छे समझिए। एक लड़का प्रयागराज से संघ लोक सेवा आयोग का फॉर्म भरता है। संघ लोक सेवा आयोग फॉर्म रिजेक्ट कर देता है। तो ऐसी दशा में संघ लोक सेवा आयोग दिल्ली में स्थित है, तो क्या वह लड़का प्रयागराज में याचिका दायर कर सकता है कि नहीं संघ लोक सेवा आयोग के खिलाफ? तो जो काज ऑफ एक्शन है, वाद हेतुक है, वह कुछ हद तक प्रयागराज में भी अंशतः उत्पन्न हुआ, क्योंकि रिजेक्शन लेटर यहाँ प्राप्त किया और यहीं से क्या भरा था? फॉर्म। भाई रिजेक्शन लेटर प्राप्त किया तो यहाँ भी उसे सूचना मिली कि तुम्हारा फार्म क्या हो गया। तो बताइए कर सकता है कि नहीं? प्रयागराज में करते भी हैं लोग, संघ लोक सेवा आयोग के वकील हैं अपना सरकार के खिलाफ, और करते हैं, और सब वकील उनके क्या करते हैं? लड़ते हैं, इसमें कोई शक नहीं है भाई। तो वो जो बिंदु हमने बताया उदाहरण
अब उसमें आपका 4-5 उदाहरण देखा जाता है जब डिटेल में चलता है, तो भाई अभी तो भूमिका ही चल रही है। तो इस प्रकार आपका ये बताया गया कि भारत में रिटें जारी करने की शक्ति वर्तमान समय में देखें तो केवल दो न्यायालयों को प्राप्त हैं। एक उच्चतम न्यायालय 32 और हाई कोर्ट 226 और 227। तो 226 व्यापक है क्योंकि सभी मामले कवर करती है, और 227 सीमित हैं क्योंकि जो निचले न्यायालय है केवल उन्हीं के लिए क्या जारी हो सकती है, रिट। पूछा जाता है, अंतर बहुत ज़्यादा है 227 और 226 में, आगे डिटेल में चलेगा। रिटें 5 प्रकार की होती है, पांचों मैं बताया था लास्ट टर्न पर, लेकिन आपका एक एक लाइन बता दिया जाए ताकि भूमिका आज समाप्त हो। तो कल से पहला रिट चूंकि हैबियस कार्पस है, तो हैबियस कार्पस कल से शुरू किया जाएगा। देखिए आपका रिट 5 प्रकार की हैं, पांचों को एक एक लाइन समझिए केवल। हैबियस कार्पस, हैबियस, हैबियस मतलब हैब और कार्पस मतलब बॉडी। है मतलब रखो और बॉडी मतलब शरीर, यानी कि सशरीर कैदी को न्यायालय में पेश करो। यानी कि इस रिट द्वारा यह आदेशित किया जाता है कि जिस व्यक्ति को डिटेन किया गया है, गिरफ्तार किया गया है, निरुद्ध किया गया है, बंदी बनाया गया है, उस व्यक्ति को सशरीर क्या किया जाए, कोर्ट में पेश। सबसे प्राचीन है, मैं बता दूं ये। दूसरा रीट आपका परमादेश है, मैंडमस है। मैंडमस मतलब कि न्यायालय किसी प्राधिकारी को कोई कार्य करने या कोई कार्य न करने का आदेश देता है कि ये कार्य करिए या ये कार्य न करिए। सबसे ज़्यादा प्रभावशील जो रीट है भारत में मैंने देखने में मिली है वह मैंडमस ही है, बताया जाएगा। तीसरा आपका है क्यो वारंटो, अधिकार परीक्षा, यानी कि जब कोई व्यक्ति बिना योग्यता के या अवैध तरीके से किसी लोक पद पर या सरकारी सेवा में चला गया है तो इस रिट को जारी करके न्यायालय उसकी सेवा ही क्या करता है, समाप्त, सेवा समाप्त कर देता है। कौन से रिट जारी करके, क्यो वारंटो या अधिकार परीक्षा। माने किस हैसियत से आप इस पद पर हैं, आप बताइए, और अगर आप योग्य नहीं हैं तो भले सरकार ने आपका मान मर्दन किया हो, हम आपको क्या करेंगे, आपके पद से हटाने की भी क्षमता रखते हैं, याद रखिए। और अब तो कम हटाया जा रहा है। अखिलेश यादव जी के समय आपका हाई कोर्ट और अखिलेश यादव जी में पड़ती ही नहीं थी, तो हाई कोर्ट अब यही दुर्भावना भी कुछ रखते हैं जज भाई। दुर्भावना में चंद्रचूड़ साहब थे उस समय, और जितने मुकदमे थे सब में 90% मामलों में जितने अध्यक्षों की नियुक्ति किए थे, चाहे संघ, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, माध्यमिक शिक्षा परिषद या उच्चतर सेवा आयोग हो, सबकी नियुक्ति को क्या कर दिया था हाई कोर्ट ने, रद्द। और मुख्य विवाद आपका ये लोकायुक्त को लेकर था, यानी कि लोकायुक्त की नियुक्ति को ही लेकर मुख्य विवाद था। कभी भी राज्यपाल और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति और मुख्यमंत्री, तीन लोगों की सेलेक्ट कमेटी थी, ये तीन लोग राजी ही नहीं होते थे एक नाम पर, तो उच्चतम न्यायालय को बीच में आना पड़ा और लोकायुक्त उच्चतम न्यायालय ने आपका नियुक्त किया। लोकायुक्त माने जो भ्रष्टाचार की क्या करे, जांच। लोकपाल भाई संघ स्तर पर है, लोकायुक्त कहाँ है, लेकिन वही है कि पर कतर दिए गए हैं, बस जांच करिए लेकिन कुछ करिए। जबकि अन्ना हजारे कहते थे कि इनको पावर दिया जाए, तो अन्ना हजारे के चेले धीरे धीरे अब देश को क्या कर रहे हैं, कवर। देखिए एक दो बूंद वाला मुख्यमंत्री तक पहुंच गया, मामूली बात है।
इसीलिए कहा जाता है कि 2 बूंद में बड़ी ताकत रहती है। 2 बूंद पिला खिला के क्या करिए, कोई काम करा लीजिए, जमीन भी लिखवा लीजिए, और 2 बूंद पिया मान, भाई कोई आपत्ति न करिएगा, क्योंकि वास्तविक सही बात बताए। 2 बूंद पी के एक बार संसद में पहुंच गया और लगा हंगामा करने, तो उसे निलंबित किया गया, आलोचना की गई, और आज 2 बूंद पी के क्या बन गया भाई, मुख्यमंत्री बन गया। इसमें कोई शक नहीं पंजाब का। तो देखिए उसका चेहरा तो लगता है कि हमेशा पिए रहता है। एक बार देखिएगा, थोड़ा एक बार जाकर आज उसका चेहरा देखिएगा। आगे देखा जाए भाई। आगे नियम आइए तो क्यों वारंट हो बताया गया, आगे बताया जाएगा। 2 रीटें जो है वह शुद्ध रूप से जुडिशियल रीट है, जो अधीनस्थ न्यायपालिका या न्यायाधिकरण को जारी होती है। ये न्यायिक रीटें कहलाती है। जुडिशियल रीट एक प्रतिषेध और दूसरा उत्प्रेषण, यानी कि प्रोविशन और ससुरारी। पहले प्रतिषेध देखा जाए तो जब कोई निचला न्यायालय या निचला न्यायाधिकरण अपनी अधिकारिता से बाहर जाकर किसी मामले में सुनवाई कर रहा होता है, तो उसे सुनवाई करने पर क्या लगा दी जाती है, रोक। तो रोक लगाने के लिए कौन सी रिट जारी होगी, प्रतिषेध। प्रतिषेध भाई। और उत्प्रेषण कब जारी होगी, जब एक कदम बढ़ जाइए, जब आपका सुनवाई करके और क्या दे दिया हो, फैसला। तो फैसले को रद्द करना है तो कौन से रिट, उत्प्रेषण। और मुकदमे को ही रोक देना है कि आगे न सुनो, तब कौन सा, प्रतिषेध। अब इसमें जो अंदर से पूछा जाता है, आपका दोनों में समानता इस समय पूछी जा रही है और दोनों में अंतर पूछा जा रहा है, स्टेज का अंतर है। जैसे कि सीपीसी की धारा 10 और धारा 11 में मुख्य रूप से स्टेज का ही अंतर है। अगर एक मुकदमा चल रहा था, दूसरा दायर किया जाता था, तो दूसरे मुकदमे के विचारण पर क्या लगाया जाता था, रोक। और धारा 11 में क्या है, एक मुकदमे में क्या आ चुका है, निर्णय, और दूसरा मुकदमा दायर करता है तो विचारण ही नहीं किया जाएगा, यानी कि न्यायालय मुकदमे को खारिज कर देगा, सुनेगा ही नहीं, न तो स्वीकार करेगा न सुनेगा, और क्या करेगा, खारिज। सेम नियम अपनाइए। अगर मामला पेंडिंग है और निचला न्यायालय अपने जुडिक्शन से बाहर जाकर सुनवाई कर रहा है, इसको लीगल भाषा में कहते हैं अल्ट्रा वायरस अधिकारातीत, तो उस पर रोक लगा दी जाती है, तो धारा 10। और आपका निर्णय आ गया तो निर्णय को क्या करिए, रद्द करिए, खारिज करिए, तो कौन सी धारा, आपका 11 के समान लगभग, पूर्ण रूप से नहीं। तो दोनों का उद्देश्य क्या है, देखिए जो इंटरव्यू में है और मेंस में भी आजकल, कि आपका प्रतिषेध और उत्प्रेषण में एक तो अंतर पूछ रहा है और दूसरा समानता भी पूछ रहा है। तो अंतर भी 4-5 भाई लिखना पड़ेगा मेंस के लिए, समानता ज़्यादा है, अंतर निकालना ही कठिन है। तो पहला अंतर ये है कि आपका लंबितावस्था में प्रतिषेध और निर्णय आने के बाद आपका उत्प्रेषण। प्रतिषेध का उद्देश्य क्या है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये कम से कम याद रखिए। इलाज से क्या होता है, परहेज। जैसे कि आपका इलाज से परहेज बेहतर, यानी कि यूक्रेन का लास्ट में एक उदाहरण, क्योंकि अब तो भाई रूस मान नहीं रहा है, और देख ही रहे हैं कि जब तक तहस नहस नहीं कर देगा। ने यही कहा जाता है कि लोग कहते हैं बहुत दिक्कत में, वहाँ तो ऊपर से बम गोला गिर रहा है, वहाँ के लोग कैसे रह रहे होंगे, ये सोचिए। भाई वहाँ के लोग कैसे रात बिता रहे हैं, 1 महीना से, कब बम गिर जाए कब स्वाहा हो जाए कोई भरोसा है। तो आपका यूक्रेन भी, यूक्रेन को थोड़ा पहले सतर्क रहना चाहिए था,
अपना विमान उमान हवाई अड्डा इत्यादि बम उम क्या कर लेता ज़्यादा। तो आज मांग रहा है कि विश्व सहायता करे, कोई सहायता करने जाएगा। यानी कि दो बंदर लड़ रहे थे तो बिल्ली क्या करेगी, केवल रोटी लेकर भाग जाएगी, और क्या लड़ने थोड़े जाएगी बंदरों के बीच में। तो कोई नहीं जा रहा है, देख ही रहे हैं सब लोग क्या है, नाटो से लेकर सब शांत। हाँ मैंने बिल्ली आपका म्याऊं म्याऊं चिल्ला रही है, लेकिन बंदरों का झगड़ा मिटाने नहीं जा रही है। तो अभी कॉन्ट्रैक्ट चलेगा भाई, टीपीए देखिए तैयार